हे गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से जो भी क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वह शासक जिसके दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय नेपोलियन माना जाता है समुद्रगुप्त को। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना मिलता है अजंता चित्रकारी से। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में भारत का दौरा किया फाहियान ने। वह शासक जिसके दरबारी कवि हरिसेन थे समुद्रगुप्त। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? प्रभावती गुप्त। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में बताता है। तो ये समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बताता है। भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था आर्यभट्ट ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है, तो वारामिहिर भी उनके 9 रत्नों में से एक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। विक्रमादित्य डैश प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय का। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत कृति है कालिदास की। प्रशस्ति में डैश के शासकों ने अपनी उपलब्धि लिखवाई थी गुप्त वंश ने। गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से डैश एक अच्छा वीणा वादक भी था समुद्रगुप्त। डैश युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य, जो कि 4वीं शताब्दी में था। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना डैश भारतीय शासक ने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? समुद्रगुप्त ने। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो यह मगध में। डैश नगर गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन के डैश यात्री ने भारत का भ्रमण किया था फाहियान ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया था 390 ईस्वी तक। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की और जो संबंधित है स्कंदगुप्त से। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त प्रथम का। तक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं है चंद्रगुप्त सेकंड की। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था समुद्रगुप्त। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक जिन्हें हूनों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है काश्य सिक्का। 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है रेशम बुनकरों श्रेणी में। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था गुप्त। राजवंशों जो हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक वह है काश्य सिक्का। 437-38 के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये रेशम बुनकरों श्रेणी से। सारनाथ की भूमि स्पर्श ये भी हमने पीछे कर लिया है। भाग और बलि ये तक, हाँ यहाँ से। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था को लेकर। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए भास्कर को जाना जाता है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नामक का नायक था अग्निमित्र। कास्त जाति का सर्वप्रथम उल्लेख क्या है हुआ है ये याज्ञवल्क्य में हुआ है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने। पुंडरुवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तरी बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ हुआ था एरन में। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों का। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था
चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का भी। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है? समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को डैश के रूप में भी जाना जाता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय डैश को दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। वाकाटक वंश का सीधा संबंध था? चंद्रगुप्त द्वितीय से। वाकाटक साम्राज्य की राजधानी साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और डैश की बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? रामलिप्ति। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ था एक प्रांत। गुप्त प्रशासन के संबंध में वीथी शब्द को संदर्भित करता था प्रशासनिक इकाई। गुप्त शासक डैश ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच डैश ने भारत पर शासन किया था? गुप्त राजवंश ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश का वह पहला शासक जिसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी? चंद्रगुप्त। गुप्त शासकों ने डैश नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक हल कर था? हलविकर। चीनी यात्री सुंग यून भारत आया था 518 ईस्वी में। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पे आने वाला चीनी तीर्थयात्री था सुंग यून। अब थोड़ा सा गुप्तोत्तर काल को देख लेते हैं। हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान डैश नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा थे गोपाल। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। ये 5 इंडीज थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन का शासक थानेश्वर का। हर्षवर्धन डैश से संबंधित था? पुष्यभूति वंश से। रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशियन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है? हर्ष पर विजय के बारे में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था जुआन जोंग जिसको ह्वेनसांग भी कहते हैं। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? बानभट्ट। चीनी यात्री ह्वेनसांग डैश के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो यह ह्वेनसांग था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। तो कन्नौज पे अधिकार के लिए। डैश चीनी यात्री नालंदा आया तथा छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में था? तो ये ह्वेनसांग था। बानभट्ट डैश दरबारी कवि थे? तो बानभट्ट जो था हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है? राजपूत। चीनी यात्री इति सिंह में डैश में 3 वर्ष रुककर संस्कृत सीखा था? ताम्रलिप्ति। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने करवाई थी? धर्मपाल ने। ये ध्यान रखिएगा, ये धर्मपाल है। सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजातियां मंगोल बसे हुए थे? तो ये मध्य एशिया में बसे हुए थे। विंध्या शक्ति डैश वंश का संस्थापक था? वाकाटक। बानभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया था? बृहद्रथ। राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया? गोपाल, नंदीवर्मन, पल्लवमल्ल। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषता प्राप्त होती है? अमरावती। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? अमरावती और नागार्जुनी कोंड। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? परवरसेन प्रथम ने। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था? गुजरात में। 6ठी शताब्दी और 7वीं शताब्दियों में एक वर्ग मौर्य वंश का कहां शासन रहा था? लाट। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी? गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था? द्रम। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया? हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री डैश ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग ने। डैश के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित हर्ष के कार्य किसने लिखी थी? तो इसके दरबारी कवि बानभट्ट ने। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी डैश साम्राज्य के शासक थे? तो ये गौड़ साम्राज्य के शासक थे। बानभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी? हर्षवर्धन की। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि बानभट्ट के द्वारा रचित संस्कृत में एक रचना है।
चीनी तीर्थयात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था, ह्वेन सांग। चालुक्य शासक पुलकेशियन की हर्षवर्धन पे विजय का डैश वर्ष था, तो ये 618 में पुलकेशियन ने हर्षवर्धन पे विजय प्राप्त की थी। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। तो राज्यवर्धन की मृत्यु जब हो गई थी तब उसने इस पर कब्जा किया था या उस पर बैठा था। मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है, कादरी मंजूनाथ मंदिर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाला प्रथम भारतीय खगोल शास्त्रित है भास्कराचार्य। तो थोड़ा सा विदेशी यात्री और भारत कब आए हुए थे उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे फाइयान 399 से 414 ईस्वी तक, वेन सांग 629 से 645 तक, इति सिंह 671-72 से 693-94 तक, अल मसूदी 915 से 916 तक भारत में रहे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए।